हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी स्टोरी। आप लोगों का स्वागत है हिंदी स्टोरी में। और आज हम लोग यूसीजी नेट का जो भाग है इकाई 7 यानी कि यूनिट 7, उसमें जितनी भी कहानियाँ दी हुई है उसी को हम लोग जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है, उसी को हम लोग आज देखेंगे। और देखते हैं आज हम लोग कितना कवर कर पाते हैं, क्या क्या देख पाते हैं और क्या क्या है इस कहानी में जो मुख्य है, मतलब जो एग्ज़ाम में आ सकता है, उसी का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। और ये न इधर उधर से है, अरेंज वाइज नहीं है। तो पहले हम लोग जहाँ से भी हो सकता है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग राही का बात करते हैं। राही जो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है फुल वीडियो। आप लोग चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं, लेकिन अब ये उतना समय नहीं है, आप लोग बाद में जाके देख सकते हैं राही के बारे में। राही जो है उनका लेखिका है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। और ये इनका जो प्रकाशन हुआ था ये कहानी का, वो हुआ था 1947 ईस्वी में। सीधे सादे चित्र संग्रह, इसमें कुल 12 कहानियों का संग्रह है, उसी में से एक है राही। और राही का पात्र के ऊपर हम लोग जाएंगे तो चोरी के दोषी राही और स्वतंत्रता सेनानी अनीता, बस 2 ही पात्र है। वो दोनों आपस में गप सप करती है जेल के भीतर, उसी के विषय में दिया गया है। विषय क्या है? जेल का परिवेश, मतलब जेल का ही अंदर जो बातचीत होता है उसी के बारे में इस कहानी में बताया गया है। राही कहानी में सुभद्रा जी ने गरीबों की पीड़ा का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने भूख के लिए चोरी करने की मजबूरी पर प्रकाश डाला है। इस कहानी में उन्होंने सत्याग्रहियों में शामिल जनता के लोभ व्यक्तियों का व्यंग किया है। उन्होंने इस कहानी में गरीबों के कष्ट निवारण को ही सच्ची देशभक्ति माना है। इस कहानी का मुख्य बिंदु सुभद्रा जी के लिए मानवता ही सबसे बड़ा धर्म था, समझे। तो ये था राही कहानी का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इसको याद करना है कि कब प्रकाशित हुआ और इसका क्या क्या ये है। इसके बाद आते सिक्का बदल गया, जो है वो उनका लेखिका है कृष्णा शोभती। ये भी हमारे सिलेबस में है। इनका प्रकाशन हुआ है 1948 ईस्वी में, प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। और इनका पात्र है सहनी, शेरे, हसीना, बीगू, पटवारी, थानेदार, दाऊद खां। विषय है विधवा नारी की पराधीनता का वैज्ञानिक चित्रण। भारत पाक विभाजन के कारण होने वाले विस्थापन की कहानी है। इतना ही है इस कहानी में। इसके बाद हम लोग चिप की दावत भी ना हमारे चैनल पर अपलोड है, आप लोग चाहिए तो जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग चिप की दावत की बात करें तो इस कहानी का लेखक है भीष्म साहनी, जो 1956 में प्रकाशित हुआ है। चिप की दावत पहला पाठ संग्रह में संग्रहित है। और इसमें है मिस्टर सामनाथ। पात्र का बात बता रहे हैं, पत्नी, चिप साहब और बूढ़ी माँ। इसमें विषय है मानवीयता का अभाव, माँ का बलिदान, बूढ़ी माँ का दर्द की कहानी। और इस कहानी में ना मतलब कि ये है कि बूढ़ी माँ को कहीं छिपा दिया जाता है और चीप आते हैं दावत के लिए, तो वही दावत करते हैं सभी लोग। और बूढ़ी माँ को लास्ट में, मतलब चीप से छिपाया जा रहा था लेकिन लास्ट में चीप देख लेते हैं और फुलकर्णी बनाने के लिए बोलते हैं माँ को। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि चीप की माँ को क्या बनाने के लिए बोलते हैं चीप, तो वही फुलकर्णी बनाने के लिए बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे राजा नीरवंशिया। इनका प्रकाशन हुआ है 1957 में। और इनका लेखक है कमलेश्वर, जैसे हम लोग जानते हैं। और इसमें पात्र है जगपति, पत्नी चंदा और कंपाउंडर बच्चन सिंह। इसका मुख्य बिंदु देखते हैं। संतानहीन दाम्पत्य जीवन की समस्याएं हैं, स्त्री संपत्ति की समस्या का चित्रण है, 2 कथा की एक कहानी है, स्त्री जीवन की त्रिसदी है। इसके बाद यही सब है इस कहानी में।
और इसके बाद हम लोग देखेंगे लाल पान की बेगम। ये 1947 ईस्वी में ठुमरी कहानी संग्रह में संग्रहित है और इनका लेखिका है रेणु जी, लेखक है रेणु जी। और ये है कर्मा टोली, बाबूवन टोला और मलदहिनी, मतलब इसमें सब ना टोला टोली ही है। कोयनी टोली, मतलब इसी तरह टोला टोली ही है। इसके बाद पात्र है बिरजू की माँ, मखनी बुआ, जंगी की पुतोह, चंपिया बिरजू। स्थान है सिमरा की सरकारी कूप, गुलाब बाग मेला, मोहनपुर, होटल बंगला, ये भी है। और फिर है माले माले गुम काम, इनका जो प्रकाशन वर्ष है 1958 है, रेनी जी द्वारा रचित है। ये भी ठुमरी 1959 में है, संगठित है और 9 कहानियों का संग्रह है इसमें। पात्र है हीरामन, हीराबाई, पट्टन दास, लालमोहन, धन्नीराम, लहसनवा, मुनीम। विषय है आंचलिक कहानी और रेणु जी की सारी कहानी आंचलिक ही है। पहली कलम चोरी का सामान नहीं ला देगा और दूसरी है कसम बाग का लदनी, तीसरी कसम कंपनी का औरत। स्थान दिया हुआ है इसमें बिकटनगर, फाग बीसगंज, खेगिया शहर, चंपानगर, सिंधिया गांव, कानपुर, तिंगछिया, छत्तापुर, पचीरा, मदनपुर, बिशनपुर, हिरनपुर, ननकपुर, मीना बाजार, बनेली मेला। 2 नाटंकी कंपनी, रीता कंपनी, मधुरा कंपनी। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कहानी, वो है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। इनका जो लेखक है हरिशंकर परसाई है और अमृतसर आ गया है और ये है भीष्म शाहनी द्वारा लिखा हुआ, 1971 में प्रकाशित हुआ है, पटरिया संग्रह में संग्रहित है। पात्र की बात कर लें तो यह कथानायक सरदार पठान और दुबला बाबू बुढ़िया मुसाफिर है। स्थान है जेलहम, पेशावर, मुंबई, वलीराबाद, अमृतसर, हसनपुरा, दिल्ली। अमृतसर आ गया भीष्म शाहनी द्वारा रचित एक बहुचरित्र कहानी है जो भारत पाक विभाजन के परिदृश्य को प्रस्तुत करती है। विभाजन की घोषणा के उपरांत भड़की संप्रदाय की भावना को साकार रूप देने में सफल एक प्रयास शाहनी जी ने अपनी अमृतसर आ गया कहानी में बेखूबी से किया है। विभाजन के समय जो चिंगारी लोगों के हृदय में सुलग रही थी वह सांप्रदायिकता के रूप में सामने आई। कहानी में भीष्म जी ने एक रेलगाड़ी का वर्तमान पाकिस्तान के किसी जगह से निकालकर अलग अलग स्टेशनों से होते हुए अमृतसर पहुंचे तथा इस रेल यात्रा के दौरान होने वाली तनाव विवाद की छोटी छोटी घटनाओं को दर्शाया गया है। जैसे कि रेलगाड़ी आगे की ओर बढ़ती है वैसे वैसे तनाव बढ़ जाता है। कुछ पठन यात्रियों द्वारा हिंदू यात्राओं को उपहास व दर्शाया गया है और दुर्व्यवहार को भी इस कहानी में प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है। विभाजन की त्रासदी में लाखों लोगों को भावनात्मक और विचारात्मक धरातल पर ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक तथा अस्तित्व स्तर पर भी प्रकाशित किया गया है। इसके बाद हम लोग परिंदे देख लेते हैं। 1960 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ है, मतलब लिखा गया है। इनका लेखक है निर्मल वर्मा और इसका पात्र पहले जान लेते हैं हम लोग, जैसे कि लतिका, डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर वुड, मेजर नेगी, मिस्टर हुबर्ट, फादर एलमट, विद्यार्थी सुधा और जूली करीमुद्दीन। विषय जान लेते हैं इसका। मध्यवर्गीय जीवन में व्यक्त अकेलेपन का चित्रण किया गया है। परिंदे कहानी एक प्रेम कहानी है जिसमें प्रेम के प्रति जितना अधिक सम्मोहन है उतना ही अधिक मुक्त होने की जिज्ञासा भी। परिंदे कहानी के लेखक निर्मल वर्मा ने अपनी मनोवैज्ञानिक सूझबूझ से पाठकों के हृदय में छाप छोड़ी है। इस कहानी की नायिका लतिका अपने प्रेमी कैप्टन नेगी की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के बाद एक पहाड़ी स्कूल में अन्य व्यक्तियों के होते हुए भी अपने को अकेलेपन में ज़िंदगी जिया कर रही है। यही है निर्मल वर्मा की कहानी। इसके बाद हम लोग कहानी देखेंगे
एक टोकरी भर मिट्टी, इसका प्रकाशन हुआ है 1901 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित है यह कहानी और लेखक है माधव राव स्प्रे। यही याद जरूरी है करना। प्रमुख पात्र है जमींदार, अनाथ विधवा बुढ़िया और 5 वर्षीय कन्या। विषय जानना जरूरी है। यह एक बहुत ही छोटे से कर्तव्य श्रेष्ठ कहानी है। यह कहानी आज के यथार्थ से जुड़ी हुई है। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित है। इसमें एक गरीब के शोषण का चित्रण है। इस कहानी में अहंकार और स्वार्थ के चित्रण जमींदार के रूप में किया गया है। एक गरीब बुजुर्ग महिला द्वारा जमींदार का हृदय परिवर्तन होना दिखाई दिया गया है। डॉक्टर गोपाल राय इस कहानी को संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता देते हुए इनकी भाषा को ठेठ हिंदी, देसी हिंदी भाषा बताया है। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित कहानी है। संपन्न वर्ग के लोग हमेशा से गरीबों को अनाथों से शोषण करते हैं। इस कहानी में जमींदार भी अपने महल को बढ़ाने के लिए अनाथ विधवा की झोपड़ी पर कब्जा करता है, पर अनाथ विधवा की मर्मिक कथन जमींदार की आंखें खोल देती है। जमींदार का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वह अपने कर्म के पश्चाताप करते हुए विधवा को झोपड़ी वापस कर देता है। यही कहानी है एक मुट्ठी। ये इस कहानी में ना क्या है कि उसकी जो बच्ची होती है 5 वर्षीय, वो खाना पीना त्याग देती है और वो बोलती है जब तक वो घर का मिट्टी वही घर का चूल्हा में हमको खाना चाहिए। तो लास्ट में बूढ़ी जो अनाथ बूढ़ी होती है वो आती है और आकर वहाँ से मिट्टी लेके जाती है और वो मिट्टी ले जाते समय उससे बोलती है कि एक मुट्ठी मिट्टी हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। राजा का दरबार में उसको घुसने नहीं दिया जाता है। बाद में राजा आके इसको सॉल्व करता है तो वही एक मुट्ठी मिट्टी वो उठाता है। तो वही बुढ़िया बोलती है आप एक मुट्ठी मिट्टी नहीं उठा पाते हैं, हम तो अपना पूरा घर कैसे छोड़ दिए। तो यही बात में राजा शर्मिंदा हो जाता है और वो बोलता है कि यहाँ घर वगैरह नहीं बनेगा, उसे घर वापस दे दिया जाए। इससे यही कहानी है कि एक मुट्ठी मिट्टी। तो कहानी समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग दूसरा कहानी देखेंगे कि चंद्रदेव से मेरी बातें। इनका प्रकाशन हुआ है 1904 ईस्वी में। लेखिका है व्यंग महिला और इसका हम लोग विषय थोड़ा सा जान लेते हैं। मुख्य पॉइंट। भवदेव पांडे ने पहली राजनीतिक कहानी माना है इसे। कोलकाता विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का व्यंग है। अंग्रेजी सरकार का न्याय व्यवस्था पर व्यंग है और यह पात्रात्मक शैली में लिखी हुई पहली कहानी है जिस पर भी शिव शंभू के चिट्ठे निबंध के प्रभाव देखा जा सकता है। व्यंग महिला ने इस कहानी में अर्थनीति और राजनीति के केंद्र में रखकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कॉर्नवालिस और उनकी व्यवस्था पर व्यंग किया है। पदोन्नति के लिए सिफारिश और चटुकारिता के वर्णन किया गया है। इसमें तत्कालीन समय में सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं का चित्रण भी है। बंगाल विभाजन सरकार के स्तर पर 1903 में शुरू हो चुकी थी और 1904 में तत्कालीन अंग्रेजी सरकार के द्वारा यह विचार जनता के सामने प्रकाशित हुआ था। इसके बाद हम लोग दुलाई वाली देख लेते हैं। ये कहानी भी इम्पोर्टेंट है। ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1907 ईस्वी में और इसका पात्र है वंशीधर, नवल किशोर, जानकी देही, सीता। और इसका जो विषय है उनको हम लोग देख लेते हैं। नवविवाहिता को मनोदशा का चित्रण। 2 मित्रों की कहानी है। हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में से एक है। कहानी का आधार मनोरंजन है। कहानी हास्य की पूठ लिए हुए नवविवाहित घनिष्ठ मित्रों की कथा है। कहानी का प्रमुख विशेषता यह है कि रचनाकार हास्य सृजन की परंपरा से हटकर मौलिकता और काल्पनिकता की अद्भुत प्रयोग किया गया है। काशी और उनके आसपास के जन जीवन व स्त्री पुरुष के सोच तथा मनोभाव का स्वाभाविक चित्रण मिलता है। विदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर व्यंग। कहानी की शुरुआत काशी के दशमेव घाट से शुरू होकर इलाहाबाद से खत्म होती है।
स्थान है दशमेव घाट, दुलोरिया, बनारस मुगल सराय, इलाहाबाद प्रयागराज, सकरेल स्टेशन। और यही सब स्थान है इसमें, और कुछ उतना तो नहीं है। मतलब यह कहानी भी बहुत अच्छा है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कहानी देखते हैं, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। ये कहानी है जमाना पत्रिका के सोजे वतन में संग्रह है, और ये 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका पात्र है दिल फिराज, दिल फरेब, सिपाही, कालाजोर, बुजुर्ग। और इस कहानी में क्या है, देश प्रेम की भावना का चित्रण है। यह कहानी सच्चे प्रेमी के प्रेम परीक्षा का कहानी है। इस कहानी में 3 अनमोल रत्नों की बात की गई है, वह देशभक्ति के रूप में चित्रित है। यह इस कहानी में प्रेम के लिए संघर्ष का चित्रण है। कहानी के अत्यंत सुखद एहसास है इस कहानी में। इसके बाद फिर यह कहानी तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन की एक नई दिशा देती है। दिल फिराज कहानी का मुख्य पात्र है, जो कि दिल फरेब के बेपनाह प्रेम करता है और अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। दिल फरेब एक बेहद खूबसूरत स्त्री और कहानी का मुख्य नारी पात्र है। कालाजोर जो एक कैदी है, जुर्म करने के कारण उसे फांसी की सज़ा दी जाती है, और एक बुजुर्ग को गिरफ्तार के हौसला अफजाई करता है। प्रेम का आदर्श स्वरूप सच्चे प्रेम का वर्णन भी है इस कहानी में। इसके बाद कहानी देखते हैं कानों में कंगना। ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित 1913 ईस्वी में हुआ था, और इनका लेखक है राधिका रमन सिंह, और इसका पात्र है नरेंद्र, उनकी पत्नी किरण और पिता योगेश्वर मोहन, नाचने वाली किन्नरी। इस कहानी में शैली में लिखी गई है, और वासना और प्रेम में अंतर, पुरुष का निस्वार्थ प्रवृत्ति, प्रकृति के माध्यम से प्रेम उजागर। इसके बाद इस कहानी में बताया गया है कि कैसे उसने किन्नरी को ले जाके उसका जितना भी उसकी पत्नी का जो भी सामान होता है सब दान कर ले जाता है। एक नाचने वाले के चक्कर में सारी चीज़ दे देता है, और फिर जो लास्ट में मतलब किन्नरी को देने के लिए कुछ नहीं रहता है, तो उसका कान में कंगना, शुरू में भी कानों में कंगना से ही शुरुआत होता है, लास्ट भी कानों का कंगना से ही होता है। जो कान में जो कंगन पहनती है, कानों में कंगना, वही कंगना के बारे में मतलब बताया गया है। वही खोल के वह किन्नरी के पास जाता है। बस वहाँ जाने के बाद तो देखता है कि वो नहीं है, तो उसका वो सारा चीज़ बेकार हो जाता है। ना ये वहाँ का रहता है, ना यहाँ का रहता है। यही इस कहानी में दर्शाया गया है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा उसने कहा था। एक कहानी है जो हमारे सिलेबस में है। ये कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित 1915 ईस्वी में हुआ है, और इस कहानी का लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का लेखक है, लिखे हैं, और ये इन्होंने 3 ही लिखे हैं कहानी, और इसी से ये मशहूर हो गए हैं। इसका पात्र है लांगा सिंह, सूबेदार निहोरा, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदार का बेटा बोधा सिंह, वजीरा सिंह, कीरत सिंह। और इसका थोड़ा सा हम लोग मुख्य पॉइंट जान लेते हैं। प्रेम, कर्तव्य तथा आत्म बलिदान का मर्म स्पर्शी चित्रण है। उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई समर्पित कहानी है। इसमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा के केंद्र में रखकर उद्देश्य निरूपित किया गया है। इस कहानी में पहली बार फ्लैशबैक शैली के प्रयोग किया गया है। यही सब है इस कहानी में। और इस ये ना मतलब लास्ट में मतलब एक इसमें ये है कि कुड़माई हो गई ये करके पूछते हैं, तो लड़की नहीं नहीं बोलते बोलते अचानक एक दिन हाँ कर देती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कहानी देख लेते हैं, जो है आकाशदीप। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित 1929 में आकाशदीप संग्रह 19 कहानियों का संग्रह है ये। इसका पात्र है चंपा, बुधगुप्त, मणिभद्र, जया। विषय अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। सामूहिक जीवन का चित्रण है, विशुद्ध रोमानी प्रेम बलिदान का चित्रण है इस कहानी में, और यही है। इसके बाद नेक्स्ट कहानी है रोज ग्रे ग्रीन।
यह कहानी वित्तपता 1937 ईस्वी में कहानी संग्रह से ली गई है। इनका जो लेखक है अगय जी है। पात्र है मालती, महेश्वर और बच्चा टीटी। मध्यवर्गीय दाम्पत्य जीवन का एक अरस्ता व धनीपूत ऊब का गठन का चित्रण है। इस कहानी का उद्देश्य एक युवती मालती के यांत्रिक जीवन, व्यवहारिक जीवन के माध्यम से नारी के अभाव को ढूंढते हुए पंगु बने व्यक्तित्व की त्रसदी का चित्रण है। रोज शीर्षक कहानी के रचयिता आधुनिक हिंदी साहित्य के मूलधंत विद्वान श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय जी है। ये एक प्रमुख कवि, कथानक, उपन्यासकार, विचारक, पत्रकार और संपादक है। इन्होंने साहित्य में अनेक नई विद्या, यात्राएं, साहित्य डायरी, आलोचनाएं, जीवनी इत्यादि पर्याप्त मात्रा में लिखे हैं। रोज अगय जी की बहुचर्चित कहानी है। इन्होंने मध्य वर्गीय भारतीय जीवन को घरेलू स्त्रियों के जीवन और बचपन के साथ साथ पले और बड़े विद्यार्थियों के जीवन में मालती अत्यंत चंचल और उत्कृष्ट प्रवृत्ति की लड़की थी। उसे पढ़ने में अधिक, खेलने में रुचि थी। उनकी शादी डॉक्टर से होती है। डॉक्टर साहब अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनका नाम महेश्वर है। वे शहर से दूर किसी पठारी क्षेत्र में परिस्थित है। मालती उनके साथ उसी पहाड़ी क्षेत्र में सरकारी रूम में रहता है। लेखक एक बार मालती से मिलने आते हैं। विवाह के बाद मालती की पुनः दशा बदल गई। उसका जीवन मशीन तुल हो गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कहानी देखते हैं, अपना अपना भाग्य। ये है 1931 में प्रकाशित हुआ है और वातायन संग्रह में है। 13 कहानी संग्रह है। विशाल भारत पत्रिका 1929 में समाज शैली में है। पात्र है 10 वर्षीय बालिका, कथानायक और मित्र। इनका लेखक है जैनेंद्र। अपना अपना भाग्य का और ये सामाजिक भेदभाव की समस्या का चित्रण है। हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं ईदगाह कहानी। ईदगाह कहानी 1933 ईस्वी में चंद्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। प्रेमचंद्र 1933 में ये प्रकाशित हुआ है और इसका पात्र है 5 वर्षीय बालक हामिद, उसकी बूढ़ी दादी अनीमा और मोहसिन, आदिब, समीक और नूरे। विषय है बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित गरीबी के कारण बच्चे पर पड़ने वाले प्रभाव का चित्रण है। यही सब है इस कहानी में। इसका एक बूढ़ी दादी होती है, माँ पापा नहीं होते हैं। माँ पापा के किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो फिर वो अकेले ही रहते हैं। तो ये कुछ कहानी था जो आप लोगों के साथ शेयर करना था, इम्पोर्टेंट पॉइंट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि कमेंट करके बताइएगा कि हमारी कहानी में कहाँ मिस्टेक है, क्या कुछ मिस्टेकिंग हो रही है तो हम उसे पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपकी बातों पर हम ध्यान भी देंगे कि ये चीज़ मिस्टेक है, इसको सुधारने का बहुत ज़रूरी है। और यदि आप लोगों को ऐसा कुछ लगता है कि हाँ गलत सही हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बेहिचक आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे भी जानना है कि मुझ में क्या कमी है और किस वजह से मैं आगे की ओर बढ़ पाऊँगी। ये सब जो कारण है, कैसे मैं और सब अच्छे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी। अभी तो ये शॉर्ट हम नोट्स इसीलिए शेयर कर रहे हैं ना कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और नज़दीक होने के कारण आप लोगों को ज़्यादा मतलब दिमाग में लोड नहीं करना है। इतना इम्पोर्टेंट बिंदु ही आप लोगों को पढ़ के जाना है क्योंकि ज़्यादा डीपली पढ़ने से नहीं होगा और भी